सभी का स्वागत है देवांगन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, आपको एक जानकारी देनी थी। हमारे संस्थान द्वारा हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको मैथ्स, कंप्यूटर और सीडीपी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को वैसा ही सेट किया गया है जैसे आपके एग्ज़ाम में क्या है सिलेबस है। जैसे कि मैथ्स का कितने प्रश्न आएंगे, 25। मैथ्स के कितने प्रश्न आएंगे, 25। तो 25 क्वेश्चन के मैथ्स के कुल आपको कितने सेट देखने को मिलेंगे, 10 सेट। कंप्यूटर के कितने प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे 30 प्रश्न। तो कंप्यूटर के 30 प्रश्न के आपको कितना सेट देखने को मिलेगा, 10 सेट। सीडीपी के कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न। तो सीडीपी के भी 10 प्रश्नों के आपको 10 सेट देखने को मिलेगा। तो आप इस बुक को मार्केट से परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। ठीक है, तो चलिए आज का हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एमसीक्यू सीरीज रहेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो चलिए चलिए पहला प्रश्न आप लोग हल कीजिए। शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1976 और ऑप्शन डी 1992। ठीक है, तो अपना सही उत्तर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1976। 1976 में कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को कहाँ डाला गया था? समवर्ती सूची में। ठीक है, उससे पहले शिक्षा कौन सी सूची का विषय था? इससे पहले शिक्षा 1976 से पहले शिक्षा कौन सी सूची का विषय था? राज्य सूची का। मतलब शिक्षा के संबंध में कानून केवल कौन बना सकता था? राज्य। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे किसके अंतर्गत डाल दिया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार की भी भागीदारी रहती है और राज्य सरकार की भी भागीदारी रहती है। मतलब वर्तमान में शिक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो इस चीज को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है? मॉर्सन प्रणाली पर, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली पर, डीवी प्रणाली पर या रूसो प्रणाली पर? ठीक है, आंसर दीजिए इसका। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। याद रखेंगे, हर्बर्ट ने प्रणाली दी थी। ठीक है ना, हर्बर्ट नाम के वैज्ञानिक ने क्या दी थी? प्रणाली, या इसे ही आप क्या बोल सकते हो? पद्धति। और इस पद्धति में कुल कितने पद थे? 5 पद। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। और इसी हर्बर्ट की 5 पदों का अनुसरण करते हुए हम भारत में किसका निर्माण करते हैं? पाठ योजना का। तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चर में आता है? मध्यस्थ चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर या सभी? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पाठ्यक्रम। बोला है ना, पाठ्यक्रम आपका किस में आ जाएगा? मध्यस्थ चर। देखो 3 चर होते हैं। एक चर कहलाएगा आपका स्वतंत्र चर। एक चर क्या कहलाएगा? स्वतंत्र। एक चर क्या कहलाएगा?
आश्रित और एक क्या कहलाएगा, मध्यस्थ। तो देखो, जो हमारा शिक्षक होता है, शिक्षक या दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो आप, ज्ञान देने वाला। तो जो भी आपको ज्ञान दे रहा है वो क्या कहलाएगा, स्वतंत्र चर। जो भी आपको ज्ञान दे रहा है या आपका शिक्षक है वो क्या कहलाएगा, स्वतंत्र चर। ज्ञान कौन ले रहा है या इस पे आश्रित कौन है, तो ज्ञान ले रहा है कौन, छात्र, या आप इसे क्या बोल सकते हो, शिक्षार्थी। तो जो ज्ञान ले रहा है या जो शिक्षक पर आश्रित है वो क्या कहलाएगा, आश्रित चर। किस चीज का आप ज्ञान दे रहे हो, तो पाठ्य क्रम का हम क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मध्यस्थ चर। तो यहाँ पे बोला है पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चर में आता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, मध्यस्थ चर। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, बिना बोझ के अधिगम, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, या उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद देंगे ना, खट से ए मत मार देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी। बिना बोझ के अधिगम, ये तो मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ। एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या था, बिना बोझ के अधिगम। जैसे कि पहले के समय में हम बस्ता को भर भर के ले जाते थे ना, बहुत सारा कॉपी पुस्तक, तो बस उसी को ही क्या करना है, कम करना है। तो वही क्या कहलाता है, बिना बोझ के अधिगम। बिना बोझ की जगह उन्होंने कौन सा शब्द प्रयोग कर दिया, भार। हाँ, कॉपी पुस्तकों की संख्या को हमको क्या करना है, कम। तो बिना भार के अधिगम, ये भी सही, ये भी सही। और इसे ही वो इंग्लिश में बोल दिया, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी। तो सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद ही अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए याद रखना भाई, क्योंकि एक एक नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का डेट में कंपटीशन इतना है कि एक एक नंबर से आप बहुत ज़्यादा रैंक कहाँ जा सकते हो, ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया, एनसीईआरटी, अशोक मेहता समिति, यशपाल समिति की बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फुल फॉर्म, नेशनल, एन से क्या हो जाएगा, नेशनल, सी से क्या हो जाएगा, काउंसिल, सी से क्या हो जाएगा, काउंसिल। ठीक है, ई से क्या हो जाएगा, एजुकेशन, नेशनल काउंसिल एजुकेशन। आर से क्या हो जाएगा, रिसर्च, आर से क्या हो जाएगा, रिसर्च। और टी से क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसी के तहत किसका निर्माण किया गया था, एनसीएफ का। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यह भी इम्पोर्टेंट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है। ठीक है, ये वाला जो भाग है ना, ये आपका योगा वाले में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको सीडीपी वाले में नहीं मिलेगा, आपके बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन के, ये आपके योगा वाले में दिया हुआ है, आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन, या निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो उस पे से आप देखिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है 200 दिन, 220 दिन, 1800। ठीक है, चलिए यहाँ पे ना दिन कर लेना इसको, 200 दिन, 220 दिन, 800 दिन तो ऐसे होगा नहीं, बट कर लो। चलिए
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब इसमें मैं चर्चा करता हूं। देखो, जो विद्यालय हैं वो दो स्तर के होंगे। एक तो आप बोलोगे प्राथमिक स्तर, प्राइमरी स्कूल। एक विद्यालय को आप क्या बोलोगे? प्राथमिक स्तर। और प्राथमिक स्तर में आएगा फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, ठीक है। और एक आप बोल सकते हो माध्यमिक, या माध्यमिक नहीं बोल के प्राथमिक के आगे आप क्या लगा देना? उच्च प्राथमिक स्तर। और इसमें कौन सा कक्षा आएगा? कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक, ठीक है। तो दोनों में एक साल में न्यूनतम कितने दिन विद्यालय लगना है? एक तो मैं बात कर लेता हूँ दिन की, और एक मैं बात कर लेता हूँ घंटे की। तो अगर मैं प्राथमिक स्तर की बात करूँ तो प्राथमिक स्तर छोटा है तो 200 दिन का लगाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर 20 दिन बढ़ा देना, 220 दिन। तो ये तो बात हो गई किसकी? दिनों की। एक वर्ष में कितने दिन? 365। तो 365 दिन में जो प्राथमिक विद्यालय है 200 दिन खुला रहेगा, और उच्च प्राथमिक विद्यालय 220 दिन खुला रहेगा। घंटे, कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए? तो घंटा में याद रखेंगे, यहाँ पे आएगा 800 घंटा, और यहाँ पे कितना आएगा? 1000 घंटा। तो आप घंटा भी याद रख सकते हो। प्राथमिक स्तर में एक वर्ष में या 200 दिन में 800 घंटे की पढ़ाई, और इसमें 1000 घंटे की पढ़ाई। तो जैसा भी प्रश्न पूछे उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रस्तुत कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होता? बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये डाटा पूछता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरटीई 2009 विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? कभी भी प्रस्तुत डेट नहीं पूछता ना, पारित ही पूछेगा, तो आप पारित ही याद रखेंगे। 15 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009, 20 जुलाई 2009 और 26 अगस्त 2009। सारा डेट दे दिया है। लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, और राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कब किया, सारा डेट दे दिया है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 20 जुलाई। याद रखेंगे आरटीई, इसका फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। आर से राइट, टी से टू, और ई से एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसे? शिक्षा का अधिकार। कब आया? 2009 में। तो बिल के बगल में हम क्या लिख देंगे? ईयर 2009, ठीक है ना। चलिए अब याद रखेंगे, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये सबसे पहले कहाँ पारित हुआ? राज्यसभा में। होता क्या है, अधिकतर अधिनियम पहले कहाँ पारित होते हैं? लोकसभा में। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, ये पहले कहाँ पारित होगा? राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद दूसरे सदन में जाएगा अर्थात लोकसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति का इसमें क्या होगा? हस्ताक्षर। तो हम तीनों दिनांक को देख लेते हैं। राज्यसभा में ये कब पारित हुआ? 20 जुलाई। और ईयर तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा? 2009। 14 दिन बाद, 14 दिन कहने का मतलब 4 अगस्त 2009 को कहां से पारित हुआ? लोकसभा से। और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इसमें क्या किया? अपना हस्ताक्षर। तो उस समय 2009 में हमारी भारत की राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। तो ये तीनों डेट याद रख सकते हैं, 20 जुलाई, 14 अगस्त और 26 अगस्त। पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया? हस्ताक्षरित किया गया। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, मंद बालकों के लिए, या उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो उपचारात्मक शिक्षा है पिछड़े बालकों को भी दिया जाएगा, सामान्य बालकों को भी दिया जाएगा, मंदबुद्धि बालकों को भी दिया जाएगा, मतलब सभी तरीका के बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षा दिया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये धारा है भाई आरटीई की, कुछ धारा से संबंधित प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरटीई
2009 की कौन सी धारा के तहत निजी विद्यालय में 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? धारा 14, धारा 16, धारा 12 की धारा 22। ठीक है, सारे धारा तो नहीं, बट कुछ प्रमुख धारा आपको याद रखना है भाई। ठीक है ना, आरटीई के तहत कुछ प्रमुख धारा है जहां से प्रश्न आता है और वो आपको याद रखना है। उनमें से एक इम्पोर्टेंट धारा ये है। तो चलिए इसका आंसर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, धारा 12। ठीक है ना, धारा 12 के तहत कहा गया है कि जितने भी निजी विद्यालय हैं, उस निजी विद्यालय में जो 25% भाग है वो किनके लिए रिजर्व किया जाएगा? EWS। EWS का फुल फॉर्म, ई मतलब इकोनॉमिकल, W मतलब वीकर और S मतलब सेक्शन। मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हो? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको निजी विद्यालय में 25% तक क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी निजी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय में 75% सीट आप ऐसे फिल करो, लेकिन 25% सीट को में आपको किसको एडमिशन देना है? EWS को एडमिशन देना है। तो इसका वर्णन कौन सी धारा में है? धारा 12। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, स्कूल प्रबंधन समिति के गठन, कार्यों तथा संगठन का प्रावधान आरटीई 2009 की कौन सी धारा में है? धारा 20, धारा 21, धारा 22 की धारा 23। ठीक है, चलिए अपना आंसर रखिए। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, धारा 21। ठीक है, तो धारा 21 के तहत क्या बोला गया है? SMC का गठन। धारा 21 क्या बोलता है? SMC का गठन। अब ये SMC क्या है? S फॉर स्कूल, M फॉर मैनेजमेंट और C फॉर कमिटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या हिंदी में क्या बोला जाएगा? स्कूल प्रबंधन समिति। तो विद्यालय द्वारा किसका गठन किया जाएगा? स्कूल प्रबंधन समिति का। और बोला जाता है इसके तहत जो 75% भाग है, स्कूल प्रबंधन समिति का जो 75% भाग है वो कौन होंगे? अभिभावक। अभिभावक कहने का मतलब बच्चे के माता या पिता। तो एसएमसी के जो 75% सदस्य हैं वो कौन होंगे? अभिभावक या माता या पिता। ठीक है, तो चलिए आज का MCQ सीरीज़ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।